एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉस वो अपने ऑफिस में होता है, जहाँ बैठकर वो वाटरमेलन खा रहा था। तभी जियांग उसके एक आदमी को पकड़कर वहाँ पर लेकर आता है, जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा हुआ था। ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं। जियांग यहाँ पर उन्हें वार्न करता है कि वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, पर अगर बॉस हो या फिर किसी ने भी उसके कजन शाओलू को परेशान करने की कोशिश की तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर बॉस को ना चाहते हुए भी उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है और वो प्रॉमिस करता है कि अब वो शाओलू को परेशान नहीं करेगा। ये सब बस उसने किसी के कहने पर किया था, उसके लिए उसे पैसे मिले थे। इसके बाद जियांग यहाँ से चला जाता है और बॉस वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें जियांग का कोई परमानेंट सोल्यूशन करना ही होगा, वो उससे डर कर नहीं रह सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओलू और बाइलान साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर शाओलू बाइलान से कहता है कि उसे होटल चले जाना चाहिए, क्योंकि बाइलान वहाँ पर इसीलिए बैठी हुई थी ताकि मिस्टर हुआंग शाओलू को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। वो यहाँ पर यह भी बताती है कि वो यहाँ पर होप्स लेकर आई थी कि हुआंग उसकी मदद करेगा फूड फैक्ट्री को वापस से चलाने में, और बाइलान को उस पर ट्रस्ट भी था क्योंकि वो उसके साथ इतने सालों से काम कर रही थी। पर हुआंग ने फैक्ट्री के लोगों को धोखा दिया और उसने मिस्टर न्यू और शाओलू पर भी अटैक करवाया, यानी कि वो आगे कुछ भी कर सकता था और उसे उस पर ट्रस्ट करके यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और अब वो किसी को भी हर्ट नहीं देखना चाहती। जो सुनकर शाओलू उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट फील कराता है और कहता है कि वो मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओलू ने अपने सभी पार्टनर्स को ऑफिस में बुलाया हुआ था, क्योंकि वो उनके सामने फूड फैक्ट्री के अंडर में लॉन्च किया हुआ नया प्रोडक्ट अनाउंस करना चाहता था और उनसे मार्केटिंग में हेल्प मांगता है ताकि वो लोग फूड फैक्ट्री के वर्कर्स को भी एक नई जॉब दे सके और प्रॉफिट कमा सके। असल में वो प्रोडक्ट था उसका मिल्क टी पाउडर, जो कि स्पेशली शाओलू ने अपनी रेसिपी से बनाया था। वो उन सभी लोगों को मिल्क टी भी टेस्ट करवाता है और बताता है कि कैसे वो लोग अब इस मिल्क टी पाउडर को फैक्ट्री के अंदर बनाएंगे, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इसीलिए वो सभी लोगों से बस इतना चाहता है कि वो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। पर कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं मान रहे होते, तो शाओलू उन्हें अपना वर्ड देता है और कहता है कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट के बाद कोई लॉस हुआ तो शाओलू खुद उनके सारे पैसे चुकाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। इसीलिए बाइलान भी शाओलू का साथ देते हुए कहती है कि उसे पूरा ट्रस्ट है कि उनका प्रोडक्ट ज़रूर आगे बढ़ेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भी अपनी तरफ से सारा नुकसान चुकाने के लिए रेडी है। जो सुनकर सभी लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और डील के लिए मान जाते हैं, क्योंकि शाओलू बहुत ही अच्छा इंसान था। वो फूड फैक्ट्री और बाकी सभी एम्प्लॉयज़ की मदद कर रहा था, जिससे कि शाओलू और बाइलान भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि पिग टीथ और डमचार जब बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जियांग दिखता है, जो कि उनके पहला बॉस था। यहाँ पर जियांग अपने गले में पहना हुआ लॉकेट पिग टीथ को दिखाता है, क्योंकि वही नेकलेस था जो कि उसने उसे जियांग को जेल जाने से पहले दिया था। जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है और जियांग भी खुश था कि उन दोनों को अब जॉब मिली थी और वो अपनी लाइफ में सेटल थे। अगले दिन हम मिस्टर हुआंग और सेक्रेटरी हेड को देखते हैं, जहाँ सेक्रेटरी हेड मिस्टर हुआंग को बता रहा होता है कि उसके आने के बाद फैक्ट्री वापस से चलने लग गई है और बाइलान भी अब वर्कर्स को काम पर बुला रही है ताकि वो लोग मिल्क टी पाउडर का प्रोडक्शन कर सके। ये सुनकर हुआंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये सब उसने नहीं बल्कि बाइलान ने किया था। वो तो फैक्ट्री बंद करना चाहता था। जब मिस्टर हुआंग को एक लिस्ट देता है और उस पर चिल्लाता है कि वर्कर्स वापस काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे वर्कर जिनकी एज 50 से ज़्यादा उन्हें फायर कर रहे हैं। ये सुनकर सिक्योरिटी और थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। वो जब लिस्ट देखता है तो उसके अंदर उसके भी काफ़ी सारे दोस्तों के नाम थे जो कि फैक्ट्री में काम किया करते थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि हुआंग भी फैक्ट्री बंद कराने की साइड में है, इसीलिए वो उसके अगेंस्ट जाता है और खुद ही अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है, क्योंकि वो उसकी बात मानकर अपने ही दोस्तों को फैक्ट्री से धक्के मारकर नहीं निकालना चाहता था। इसीलिए वो रिज़ाइन करके यहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर हुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अब डायरेक्टर बी से मिलने के लिए चाहता है, क्योंकि उसने सिटी कमिश्नर से परमिशन ले ली थी फैक्ट्री लैंड के सारे शेयर्स खरीदने की। ऐसा करके वो लोग फैक्ट्री को अपने नाम करके बेच सकते थे। जो सुनकर हुआंग डायरेक्टर बी को काम जारी रखने के लिए कहता है और डायरेक्टर बी यहाँ से चला जाता है। पर तभी हुआंग का ड्राइवर देखता है कि ग्वांग, जो कि दूर बैठा हुआ था, उसने उन पर नज़र रखी हुई थी और ये चीज़ वो नोटिस कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइलान और शिनचुआन साथ में होते हैं, जहाँ पर बाइलान शिनचुआन को एक फ़िश की स्टोरी बता रही होती है कि वो बिल्कुल एक फ़िश की तरह है, जो कि एक स्मॉल पॉन्ड से ओशन में जाना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि वो भी फूचिंग को छोड़कर शंघाई गई थी। यहाँ वो बताती है कि कैसे वो शंघाई में हमेशा बस काम करती रहती थी ताकि वो एक ऐसी पोजीशन पर आ सके जहाँ पर उसे कोई बुली ना कर पाए। पर जब वो फूचिंग आई तो उसे पता चला कि वो ओशन में पहुँच चुकी है, क्योंकि उसे फूचिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी शिनचुआन उससे पूछ लेते हैं कि उसके और शाओलू के बीच में क्या चल रहा है और बाइलान को अपने दिल की बात सुननी चाहिए, यानी कि शाओलू को एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
पर ये सुनकर बाइलन स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि वो अपनी दिल की बात बाद में सुनेगी। फिर शिनचुआन यहाँ पर उसे ग्वांग के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है और बताती है कि कैसे ग्वांग हमेशा कुछ न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और शाओलू हमेशा उसकी मदद करता है। और जब दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वो जल्दी मान भी जाता है। तो ग्वांग के बर्थडे में आकर बाइलन और शाओलू उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्वांग को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो ग्वांग को ऑफर भी करता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो शाओलू को उनकी कंपनी डिस्ट्रॉय होने से रोक सकता है, क्योंकि शाओलू ने अपनी कंपनी के शेयर फूड फैक्ट्री से मर्ज कर लिए थे और वो फूड फैक्ट्री वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। यानी कि शाओलू के हाथों से फूड फैक्ट्री और उसकी मिल्क टी वाली कंपनी दोनों ही जाने वाली थी। जिस पर ग्वांग यहाँ पर उसे जवाब देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि शाओलू और फैक्ट्री वर्कर्स को हर्ट हो। यानी कि वो हुआंग का साथ नहीं देना चाहता था, पर वो शाओलू को इस तरीके से बाइलान के लिए वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वो हुआंग की डील यहाँ पर ये कहकर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो किसी भी तरीके से शाओलू और बाइलान की डील को कैंसिल करा देगा, लेकिन उसके बदले में फूड फैक्ट्री की जगह पे जो प्लाजा बना रहा है उसमें से उसे स्केटिंग रिंग वाला हिस्सा ग्वांग को देना होगा, क्योंकि वो उसे जियांग को वापस देकर उसका एहसान चुकाना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि जब जियांग काम कर रहा था तभी ताओ उसके लिए खाना लेकर आती है। वो यहाँ पर उसे हुआंग और डायरेक्टर बी के बारे में बताती है कि वो लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसने उनकी कुछ बातें सुन ली थी और बॉस को भी उनके साथ ही मिला हुआ था, जिसकी वजह से ताओ चाहती थी कि जियांग उन लोगों की फाइट से दूर रहे और अपने पास्ट को भुलाकर एक नई और अच्छी लाइफ उसके साथ स्टार्ट करे। वो जियांग को अपने साथ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलने को कहती है, जहाँ वो एक नया होटल खोलना चाहती थी और जियांग के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहती थी, जहाँ उन्हें कोई भी ना पहचानता हो और वो अपनी पुरानी लाइफ और फाइटिंग के पास से भी दूर रह सके। पर जियांग शाओलू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसकी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो उससे प्रॉमिस करता है कि अगर ताओ पता लगाए कि हुआंग और डायरेक्टर भी फैक्ट्री और शाओलू के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो शाओलू को इन सब से निकाल कर ज़रूर उसके साथ चलेगा, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो जहाँ भी जाएगी वो उसे फॉलो करने वाला था। ये सुनकर ताओ स्माइल करती है और काम करने के लिए मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्वांग सारे पार्टनर्स को वापस से ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उन्हें ऑफर देता है कि अगर वो लोग शाओलू के साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दे तो इस सब के बदले में वो उन्हें 2 लाख युआन देगा। और जिस फैक्ट्री लैंड पर शॉपिंग प्लाजा बनने वाला है तो वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वहाँ पर उन्हें डिस्काउंट में शॉप भी दिलवाएगा। पर उनमें से कोई भी उसकी इस डील के लिए नहीं मानता, क्योंकि शाओलू उन सभी की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और वो लोग भी उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जो देखकर ग्वांग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उन सभी के ऊपर सूटकेस में लाए हुए पैसे फेंक देता है और कहता है कि वो लोग आसानी से मिलने वाले पैसे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस पर वो लोग यहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि उन लोगों के लिए इन पैसे से ज़्यादा शाओलू के वर्ड्स की वैल्यू करते हैं और वो लोग शाओलू का कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस इजी मनी से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से ग्वांग का ये प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर नियो और यंग को देखते हैं, जहाँ पर यंग मिस्टर नियो को सब कुछ बताती है कि कैसे ग्वांग और शाओलू अलग हो गए हैं और उन्होंने बिजनेस भी स्प्लिट कर लिया है। फूड फैक्ट्री बहुत जल्द बंद होने वाली है, तो बस मिस्टर नियो को फूचिंग छोड़कर अपने साथ कहीं और लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसने इस बारे में चैन से बात कर ली थी और वो मिस्टर नियो और यंग को अपने साथ मूव इन कराने के लिए तैयार था, ताकि वो फूचिंग से निकलकर कुछ नया शुरू कर सके। पर मिस्टर नियो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि वो फूचिंग में ही पैदा हुए हैं और उन्होंने बचपन से फूड फैक्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो वो फूचिंग छोड़कर नहीं जा सकते और अगर यंग को चैन के साथ जाना है तो वो जा सकती है। पर असल में यंग भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो रोने लग जाती है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी बारिश भी शुरू होने वाली थी और मिस्टर न्यू फैक्ट्री चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बॉस और उसके कुछ लोग फूड फैक्ट्री के स्टैचू तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मिस्टर न्यू फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ बॉस उन्हें गुस्से में बता देता है कि उन सभी को फैक्ट्री से निकाले जाने वाला है, क्योंकि फैक्ट्री की जगह वहाँ पर एक कमर्शियल प्लाजा बनने वाला था। ये सुनकर वो सभी लोग शौक रह जाते हैं, पर फिर भी वो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते और वहाँ से भगा देते हैं। जहाँ हम देख पाते हैं कि ये सब चीज़ें ग्वांग भी दूर से बैठकर अपनी कार से देख रहा होता है। वो यहाँ से हुआंग को कॉल करता है, पर उसका ड्राइवर उसका फ़ोन उठाता है। वो उसे झूठ बोल देता है कि हुआंग उससे बात नहीं कर सकते, तो ग्वांग ड्राइवर पे अपना गुस्सा उतारने लग जाता है। वो उसे बोलता है कि उसने हुआंग के कहने पर सब कुछ किया, तो हुआंग ने फूड फैक्ट्री वर्कर्स को हर्ट करने की कोशिश क्यों की, जो चीज़ शिनजुआन भी वहाँ पर उसके लिए बर्थडे केक लेकर आते हुए सुन लेती है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो हुआंग के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वो जल्दी से फैक्ट्री में पहुँच जाती है
और वो फाइल ढूंढने लग जाती है जो कि हुआंग ने डायरेक्टर बी के साथ साइन की थी, क्योंकि वो इस फाइल को ढूंढकर फैक्ट्री के शेयर्स बिकने से रोक सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर न्यू दिबाओ के साथ मिलकर वेपन्स बना रहे होते हैं ताकि वो बॉस हो या फिर उनके अगेंस्ट आने वाले लोगों से लड़ाई कर सके और फैक्ट्री को बचा सके। तभी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर चेन, दकांग और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री को इस तरीके से अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते थे। वो सभी लोग साथ मिलकर फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। इधर शिनजुआन को मिस्टर हुआंग के ऑफिस में वो फाइल मिल जाती है, जिसे लेकर वो भागना शुरू कर देती है। पर जैसे ही हुआंग का ड्राइवर ऑफिस चेक करने के लिए आता है तो शिनजुआन को देख लेता है, जिसे वो रोकने की कोशिश करता है। पर शिनजुआन भाग भाग कर बारिश में जा रही होती है। तभी फैक्ट्री का जो स्टैचू जिसे बॉस हु के आदमी ने डैमेज कर दिया था, वो टूट कर शिनजुआन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जो चीज़ वो ड्राइवर भी देख लेता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता, जिस वजह से शिनजुआन वहीं पर फंसी रह जाती है। पर तभी मिस्टर न्यू और चैन उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और अब शिनजुआन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ फैक्ट्री के सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए हुए थे और ब्लड डोनेट भी कर रहे होते हैं उसके लिए। ये सब देखकर हुआंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वाइफ यानी कि शिनजुआन की ये हालत हुई थी। तभी डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताती है कि शिनजुआन खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी जो लोअर बॉडी है वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई है, क्योंकि वो स्टैचू सीधा उसके पैरों की तरफ ही गिरा था। ये सुनकर गुआंग एकदम शॉक में चला जाता है। वो डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देने की कोशिश करता है और उनसे बोलता है कि कुछ भी करके वो उनकी वाइफ को ठीक कर दे, क्योंकि वो अभी बहुत ही यंग है। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा था, क्योंकि हमेशा वो पैसे के पीछे भागता रहता है, लेकिन अब पैसे भी उसके किसी काम नहीं आ रहे थे। वो यहाँ पर शाओलू और बाकी सभी लोगों से माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया था। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा होता है, पर कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, जिस वजह से सभी लोग शांत होकर खड़े रहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओलू और बाइलान बाहर आकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाओलू उससे पूछता है कि क्या सच में वो फूड फैक्ट्री को धीरे धीरे ख़त्म होते हुए देखेंगे। जिसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसने फैक्ट्री में ही ओल्ड होने का ड्रीम देखा था और उसके साथ में बाइलान भी थी, जो कि अभी मेडिकल रूम के अंदर लोगों को ट्रीट कर रही थी। शाओलू चाहता था कि ये सब कुछ कभी भी चेंज ना हो, पर ये सब सिर्फ उसका ड्रीम था, क्योंकि वो हुआंग से हार चुके थे और अब फैक्ट्री जल्दी ही खत्म होने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर बी और हुआंग मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हुआंग डायरेक्टर बी को बहुत सारे पैसे देता है, क्योंकि उनकी डील पूरी हो चुकी थी और हुआंग को फैक्ट्री के शेयर्स मिलने वाले थे। डायरेक्टर बी यहाँ पर हुआंग को एक सजेशन भी देता है कि उसे शिनजुआन को थोड़ी बहुत कंपनसेशन मनी भी देनी चाहिए, ताकि वो लोग वापस से उसके अगेंस्ट ना जा पाए। और हम देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें जंग उस रूम के अंदर लगे हुए कैमरा से देख पा रहा था, जो सब कुछ उसने ताऊ की मदद से किया था, ताकि वो इस मीटिंग को रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। अगले दिन हम देखते हैं कि फैक्ट्री में अनाउंस किया जाता है कि अब फैक्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अब वो लोग सारे वर्कर्स के बीच वोटिंग कराएंगे कि उन्हें वो फैक्ट्री शंघाई ग्रुप यानी कि मिस्टर हुआंग की कंपनी को देनी चाहिए या फिर नहीं। जो चीज़ बाइलान और शाओलू भी सुनते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि अब ज़रूर सब वर्कर्स ही हार मान लेंगे, क्योंकि शिनजुआन के साथ वो एक्सीडेंट हो चुका था और फैक्ट्री भी बहुत ज़्यादा लॉस में थी। जिसके बाद शाओलू जियांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ जियांग उसे बताता है कि वो बहुत जल्दी ताओ के साथ ट्रिप पर जाने वाला है। तो शाओलू भी उसे बिना किसी टेंशन की जाने के लिए कहता है, जिस पर जियांग उसे बोलता है कि वो जब भी प्रॉब्लम में होगा तो वो उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। ये सुनकर शाओलू बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जियांग हमेशा उसका साथ देता था। जियांग अब यहाँ पर शाओलू से गुआंग के बारे में पूछता है, पर शाओलू उसे बताता है कि उसे उसका कुछ भी नहीं पता लग पा रहा है। तो जियांग उसे समझाता है कि उसे सोचना होगा कि आखिर वो इतने बुरे वक्त पर कहाँ हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनजुआन को होश आ चुका था और गुआंग उसके पास ही होता है। वो यहाँ पर शिनजुआन से सॉरी कहकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसीलिए वो उसे डिवोर्स देने की बात करती है। जो सुनकर गुआंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उससे अपनी वाइफ को खो दिया था। इसलिए वो उससे कहता है कि वो डिवोर्स के लिए तैयार है, पर वो उसे तभी डिवोर्स देगा जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जहाँ वो उसे ये भी बोलता है कि भले या वो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, पर वो दोनों फ्रेंड्स बनकर तो रह सकते हैं ना। जिस पर शिनजुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और गुआंग वहाँ से रोते हुए चला जाता है, क्योंकि अब वो शिनजुआन को और हर्ट नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू गुआंग को ढूंढते ढूंढते स्केटिंग रिंग पे आ जाता है, जहाँ पर गुआंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो नशे में शाओलू को बताता है कि पहले उनकी फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा अच्छी थी, वो बिना किसी फाइट के साथ थे और शिनजुआन भी उनकी कितनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। पर गुआंग ने सब कुछ बिगाड़ दिया और अब वो मरना चाहता है। जो सुनकर शाओलू को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर बहुत चिल्लाता है कि अगर वो शिनजुआन से इतना ही प्यार करता है तो अभी उसे उसके साथ होना चाहिए तो और उसकी मदद करनी चाहिए।
फिर वो उसे अपनी कार में बैठाकर समुद्र में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे पानी में डुबा डुबा कर होश में लेकर आने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में मरना चाहता है या फिर शिनचुआन की मदद करना चाहता है। जिससे कि अब गुआंग होश में आ जाता है, पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर हम देखते हैं कि बाइलन को डॉक्टर बताती है कि अब उन्हें शिनचुआन को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, और अगर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए हो तो उन्हें फैक्ट्री से कंपनसेशन मनी लेनी होगी ताकि वो उसके आगे का इलाज करवा सके। डॉक्टर यहाँ पर बाइलन को ये भी सजेशन देती है कि उन लोगों को कंपनसेशन के लिए लीडर से लड़ाई करनी चाहिए और उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देना चाहिए। जिसके बाद हम वापस से शाओलू और गुआंग को देखते हैं। ये दोनों अभी भी समुद्र के किनारे ही बैठे हुए थे, जहाँ पर दोनों याद कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम साथ में मिस किया था। फिर वो पूरे समर गुआंग की बाईसाइकिल पर घूमे थे और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उनके पास खुद की कार आई, पर एक चीज़ जो उनके पास नहीं थी वो थी हैप्पीनेस। पर शाओलू गुआंग को यहाँ पर याद दिलाता है कि जब शाओलू शंघाई से भागकर वापस आया था तो कैसे गुआंग ने उसे मोटिवेट किया था। वो उस वक्त सिर्फ यही चाहता था कि वो मोटिवेट होकर अपनी लाइफ की एक नई तरीके से शुरुआत कर सके। यानी कि वो यहाँ पर उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइलन भी शिनचुआन को थेरेपी दे रही होती है। वो शिनचुआन को यहाँ पर मोटिवेट करती है कि अगर वो कोशिश करेगी तो वो ज़रूर वापस से चल पाएगी और उसके पैरों में ज़रूर मूवमेंट होगी। ये सुनकर शिनचुआन एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाती है क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसे अपने पैरों में कोई भी मूवमेंट फील नहीं हो रही थी। इसलिए बाइलन उसे बस यही समझाकर बाहर आ जाती है कि वो उसकी डॉक्टर है और वो कोशिश करेगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। पर बाहर आकर बाइलन भी रोने लग जाती है क्योंकि वो जानती थी कि शिनचुआन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आगे हम देखते हैं कि हुआंग फूचिंग छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि डायरेक्टर बी का सच सभी के सामने आ चुका था कि उसने फैक्ट्री के शेयर्स बेचने की इलीगल कोशिश करी थी और वो बहुत सारे क्राइम्स के अंदर भी इन्वॉल्व था जो अब सभी के सामने आ रहे थे। इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया था, जो सब कुछ जांग की मदद की वजह से हो पाया था क्योंकि उसने जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किए थे वो उसने पुलिस को दे दिए थे। और अब बाइक थी हुआंग की क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था। पर बॉस हु उसे इतनी आसानी से फूचिंग छोड़कर नहीं जाने दे सकता था क्योंकि हुआंग ने उसे भी क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व किया था और ना ही उसे पैसे दिए थे। इसीलिए बॉस हु बाइलन को किडनैप कर लेता है ताकि वो हुआंग को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा सके। पर हुआंग को अब सिर्फ अपनी पड़ी थी, इसीलिए वो फूचिंग से भागने के लिए निकल जाता है बाइलन को मुसीबत में छोड़कर। लेकिन बॉस हु अपने गुंडे लेकर उसकी कार के सामने आकर उसे पार्किंग में रोक देता है तो हुआंग का ड्राइवर उनसे लड़ाई करने के लिए जाता है। जो सीन हुआंग अपनी कार से बैठकर एंजॉय कर रहा था और बस हंस रहा था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कैसे डायरेक्टर बी के साथ साथ अब हुआंग को भी अरेस्ट वारंट निकल गया था क्योंकि वो बॉस हु जैसे गैंगस्टर के साथ इन्वॉल्व था और उसने फूचिंग में आकर शेल्टरिंग जैसे इलीगल काम करने की कोशिश करी थी। पर इन सब के अंदर बॉस हु पुलिस से बच जाता है और उसके पास बाइलन थी जिसे वो एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर लेकर जा रहा होता है तो गुआंग उसे देख लेता है क्योंकि गुआंग शिनचुआन की हालत का उससे बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे 2 दिनों से ढूंढ रहा था। ये देखकर गुआंग सीधा शाओलू को फोन करके बता देता है कि बॉस हु ने बाइलन को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ शाओलू जियांग की पैकिंग करने में हेल्प कर रहा था क्योंकि जियांग ताओ के साथ अब्रॉड जाने वाला था। अब दोनों खुश भी होते हैं। पर जैसे ही शाओलू को बाइलन की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो जियांग को ये सब नहीं बताता और बहाना करके वहाँ से बाइलन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जियांग भी अब यहाँ पर ताओ के साथ जा रहा था। वो लोग शिप के लिए निकलने के लिए रेडी हो रहे थे, पर वो ताओ को अकेले ही शिप पर पहुँचने के लिए कहता है और खुद शाओलू की मदद करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे पता था कि शाओलू ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है। वो यहाँ पर ताओ से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी शिप पर जाने से पहले वहाँ पर पहुँच जाएगा और दोनों साथ में अब्रॉड जाएंगे, जिसकी वजह से ताओ को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि बॉस हु ने बाइलन को पकड़ कर रखा हुआ था जब बाइलन उसे बार बार समझा रही होती है कि हुआंग वहाँ पर नहीं आएगा। इस पर बॉस हु से कहता है कि अगर हुआंग वहाँ पर नहीं आएगा तो वो अपना रिवेंज शाओलू से ले सकता है क्योंकि वो तो बाइलन को बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा। और असल में भी ऐसा ही होता है। शाओलू वहाँ पर गुआंग के साथ पहुँच जाता है। वो बॉस हु को यहाँ पर सब कुछ शांति से सॉल्व करने के लिए कहता है, पर बॉस हु काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि शाओलू की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई थी और उसे उसकी पेमेंट नहीं मिल पाई। इसीलिए वो शाओलू से सारे पैसे मांगता है, जहाँ शाओलू उसे पैसे देने के लिए मान भी जाता है। पर तभी गुआंग यहाँ पर उन पर हमला कर देता है, जिससे वो सभी लोग यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। तभी जांग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बॉस हु को उन सभी लोगों को छोड़ देने के लिए कहता है और समझाता है कि उन दोनों के बीच की डील है तो शाओलू और उसके दोस्त को जाने दे।
पर बॉस जियांग को ऑफर देता है कि अगर शाओलू गुआंग और बाइलन को यहाँ से जाने देगा, पर इसके बदले में जियांग को अपनी फिंगर चाकू से कटवानी पड़ेगी, जिस चीज़ के लिए जियांग मान जाता है। पर जब वो ऐसा करने के लिए टेबल पर अपना हाथ रखता है तो बॉस के पास आते ही वो उसे पंच करता है और अब इन सभी लोगों के अंदर यहाँ पर फाइट होने लग जाती है, जहाँ जियांग को वो लोग बहुत ज़्यादा मारते हैं और वो काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। और जब शाओलू इन लोगों से फाइट कर रहा था तभी बॉस मौका देखकर उस पर चाकू से अटैक करने वाला था, पर जियांग उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से शाओलू तो बच जाता है पर जियांग को चाकू लग जाता है। लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी क्योंकि जियांग ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो बॉस के लोग यहाँ से भाग जाते हैं और शाओलू भी जियांग को मिस्ताओ के साथ वहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियांग इंजर्ड हो चुका है। जियांग भी उसे कुछ बिना बताए वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है, पर बीच रास्ते में उसका काफ़ी ब्लड लॉस होने की वजह से वो रास्ते में ही गिर जाता है। जहाँ मिस्ताओ उसका शिप पर जाने के लिए वेट कर रही होती है, वो उसे कॉल करती है पर जियांग उसका कॉल नहीं उठा पाता। उसके पास ताओ का एक पुराना लेटर था जिसे पढ़कर ही वो यहाँ पर खुश हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये उसका आखिरी टाइम है, इसलिए वो उस आखिरी टाइम में भी उसे याद करता है और लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ताओ भी उसे कॉल करती रह जाती है और वो समझ जाती है कि अब जियांग कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रोती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉसू को अब क्रिमिनल केस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था और उसे जेल हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद फैक्ट्री के अंदर वोटिंग होती है और ये मिस्टर न्यू के रिटायरमेंट का भी दिन था, जहाँ वो सभी लोग फैक्ट्री की लैंड को बेचने के लिए वोट करते हैं। पर शाओलू और सभी लोग बहुत ही खुशी से मिस्टर न्यू का फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट से नोटिस आ चुका था कि फैक्ट्री के बंद हो जाने के बाद भी जिन वर्कर्स ने भी फैक्ट्री के लिए काम किया था उन सभी को कंपनसेशन और उनकी इन्वेस्टमेंट मनी ज़रूर दी जाएगी और आगे भी उनकी हेल्प की जाएगी। जिस डिसीजन से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शाओलू और बाइलन बात कर रहे थे कि अब आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। तो शाओलू उसे बताता है कि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा और जब उसे बहुत सारे चेन स्टोर बन जाएंगे तो फैक्ट्री वर्कर्स को ही वहाँ पर काम पर हायर कर लेगा ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। तो बाइलन भी यहाँ पर उसे अपने प्लान्स बताती है कि वो भी अब वापस से अब्रॉड जाएगी और पूरी मेहनत से वापस से स्टडीज़ करेगी ताकि एक बार फिर से वो अपना न्यू स्टार्ट कर सके। ये दोनों अब अलग होने से पहले एक लास्ट मील के लिए उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने पहले शंघाई में जाने का डिसाइड किया था। वहाँ पर ये लोग 80% स्टीक खाने का डिसाइड करते हैं। ये वही डिश थी जो कि शाओलू ने एक बार बाइलन के फ्रेंड्स के सामने ऑर्डर की थी, पर वो लोग इसे खा नहीं पाए थे, इसलिए वो लोग आज इसी डिश को खाने का ट्राई करते हैं। उन्हें लग रहा था कि यहाँ का शेफ भी डिश को बनाने से मना कर देगा, पर वो शेफ यहाँ पर इस डिश को बनाने के लिए मान जाता है और उन्हें पता चलता है कि साल में एक बार कोई कस्टमर उनसे हर बार एक आकर ही डिश खाता है, जो सुनकर शाओलू थोड़ा सा सरप्राइज होता है। जो बाइलन से ये भी शेयर करता है कि उसे अफांग से भी मिल्क टी पाउडर के बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, जिस पर बाइलन उसे कहती है कि वो जानती थी कि शाओलू अफांग को मना ही लेगा क्योंकि अगर वो भी अफांग की जगह होती तो वो भी उसके साथ ज़रूर कोलैबोरेट करती। ये दोनों अब यहाँ से बाहर आकर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और अलग हो जाते हैं क्योंकि बाइलन फूचिंग छोड़कर जा रही थी। पर तभी रेस्टोरेंट की वेट्रेस बाहर आकर शाओलू को एक लेटर देती है और बताती है कि कोई इंसान हर साल इस रेस्टोरेंट में आता था और ये लेटर उसके लिए छोड़कर जाता था, जो देखकर शाओलू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर जब वो उन लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर बाइलान के थे। वो अपने हर बर्थडे पर उसी रेस्टोरेंट में अकेले आती थी और उस डिश को ऑर्डर करती थी। वो होप करती थी एक दिन शाओलू यहाँ पर ज़रूर आएगा, इसलिए वो हर साल अपने बर्थडे पर उसका यहाँ पर वेट करती थी। वो शेफ भी स्पेशली उसी के लिए डिश साल में एक बार बनाता था, जो पढ़कर शाओलू को समझ में आ जाता है कि बाइलन अब भी उसे प्यार करती है और वो उसे हमेशा से पसंद करती थी, उसका वेट करती थी। लेकिन ये चीज़ वो कभी भी समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और भागकर वापस से बाइलन के पीछे जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद बाइलन यहाँ से चली जाती है। यहाँ से फिर हम सीधे 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ येंग और चेन की शादी होने वाली थी। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और शिनचुआन ने भी अब रिकवर कर लिया था, यानी कि वो धीरे धीरे वापस से चलना सीख गई थी। शालू यहाँ पर बाइलान का वेट कर रहा होता है। तभी चेन और येंग के स्टेज पर जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ चेन सबके सामने एक स्पीच देने वाला था, पर स्पीच वाला पेपर वो लाना भूल गया था। इसलिए वो सभी को अपना लिखा हुआ एक सॉन्ग सुनाता है जिसका नाम था यंग बेबीलोन। और ये गाना चेन ने अपने फ्रेंड्स और मास्टर न्यू और बाकी सभी लोगों के ऊपर लिखा हुआ था। जैसे वो यहाँ पर गाना शुरू करता है तो सभी लोग अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाते हैं। जब शारू याद करता है कि कैसे जब वो गुआंग के साथ जॉब पर लगा था तो उन्होंने कितनी फाइट की थी और वो कैसे बाइलन से मिला, जो सब याद करके वो काफ़ी खुश भी हो जाता है। फिर चेन येंग को सभी के सामने यहाँ पर आई लव यू कहता है और उन दोनों की शादी होती है, जिससे कि वहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश थे। बाइलन भी वहाँ पर आ जाती है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। जिसके बाद ये सभी लोग सी साइड पर जाते हैं,
जहाँ पर गुआंग बिल्कुल उसी दिन की तरह शिनचोन को प्रपोज करता है जिस दिन उसने फैक्ट्री के अंदर आकर उसे म्यूजिक लगाकर प्रपोज किया था। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है और वो उसकी दी हुई रिंग पहन लेती है, यानी कि इनके बीच भी अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था। शालू भी अब यहाँ पर बाइलान को याद दिलाता है कि जिस दिन वो गुआंग के शिनचोन को प्रपोज करने में हेल्प कर रहा था उसी दिन वो बाइलान से मिला था। जब बाइलान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसके लिए भी वो दिन सबसे ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि वो उस दिन उससे मिली। अब ये सभी लोग अपने पास्ट के दिनों को याद करके अपनी पुरानी लाइफ को अपने सामने इमेजिन कर रहे थे कि वो लोग कैसे एक साथ एंजॉय करते थे और एंड में भी वो सभी लोग एक साथ हैं, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। और शाओलू यहाँ पर जियांग को याद करता है क्योंकि शायद उसके बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन ड्रामा के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शाओलू ट्रेन के अंदर होता है और उसकी नींद से आँख खुलती है जहाँ वो अपनी फैक्ट्री की ड्रेस में होता है। उसके हाथ में यहाँ पर बाइलान की फाइल थी। जहाँ सामने बैठे हुए अंकल से उसे पता चलता है कि ये ट्रेन फुचिंग से शंघाई जा रही है और वो 30 मिनट में शंघाई पहुँचने वाला है, जो सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो अंकल उसे बताते हैं कि वो पूरे रास्ते सो रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही लंबा सपना देख रहा हो क्योंकि वो कब से अपने ड्रीम में स्माइल कर रहा था। ये सुनकर शाओलू को समझ में आ जाता है कि वो अभी भी अपने 90s के टाइम में ही है। वो बाइलान को उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की फाइल देने के लिए जा रहा है ताकि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाए। और रही बात अब तक जो कुछ भी हो उसकी, तो वो सिर्फ अपने सपने में इमेजिन कर रहा था क्योंकि वो अपना फ्यूचर बाइलान के साथ हमेशा सोचता रहता था, जिसका मतलब ये था कि पास में शाओलू से जितनी भी गलतियाँ हुई वो उन सबको अभी सुधार सकता था। और उसकी मॉम और जियांग भी अभी जिंदा थे, जो सब जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुद से बोलता है कि वो बाइलान को अपनी दिल की बात बता देगा और वो दोनों साथ में एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।